नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित संवदिया कहानी, जो कि आपकी 12th कक्षा में है के पाठ्यक्रम में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोध आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। प्रगतिशील विचारधारा मतलब वे आगे बढ़ने वाले लोगों में से थे कि जो कि समाज की कुरीतियों को पीछे छोड़कर नई चीज़ों को अपनाने में, नए विचारों को समर्थन करने वालों में से थे। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए। उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। मतलब कहानी, उपन्यास और निबंध तो हैं ही, इसके अलावा और उन्होंने अनेक प्रकार की जो विधा होती हैं साहित्य की, उनमें भी अपना लेखन कार्य किया है। रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार का मतलब होता है किसी ग्रामीण क्षेत्र के किसी आंचल से संबंधित जो कहानियाँ लेकर लिखता है, उनको हम आंचलिक कहते हैं। तो इन्होंने ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के किसी छोटे छोटे कस्बों, छोटे छोटे शहरों या छोटी छोटी जगहों से संबंधित कहानियों को ज़्यादा लिखा है। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण किया है। आपको बेटे मालूम होगा कि शहर की भाषा में और ग्रामीण में भी जो आंचल हैं, मतलब छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे अलग अलग जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहाँ की भाषा बहुत भिन्न होती है। वहाँ पर बोले जाने वाले अनेक प्रकार के मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदियों का उन्होंने अपनी कहानियों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत छिपी हुई है। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। तीसरी कसम पर एक फिल्म बनी है, राज कपूर उसमें एक्टर थे, तो बहुत सराही गई थी वह फिल्म। मैला आंचल और परती परी कथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। मतलब जो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं उनमें से मैला आंचल और परती परी कथा जो है वो बहुत ज़्यादा उल्लेख करने लायक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार थे। प्रख्यात मतलब फेमस थे, प्रसिद्ध कहानीकार थे। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। मतलब फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद की विरासत, मतलब जो प्रेमचंद अपने पीछे छोड़ गए थे, अपने विचारों की धारा, जिस प्रकार की वो कहानियाँ लिख रहे थे, तो एक तरह से रेणु ने उनको आगे बढ़ाया है। मतलब उस बहुत कुछ मान सकते हैं कि जो उनकी कहानियाँ हैं वो प्रेमचंद जी की लीक पर चलती हैं, मतलब उन्हीं के रास्ते पर चलती हैं। इनकी कला, सजग आँखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मैला आंचल, परती परी कथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कहानी परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकता, फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रसासिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है।
उनकी भाषा संवेदनशील, संप्रेषणीय एवं भाव प्रधान है। मतलब उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा संवेदनशील है, मतलब वो भावनाओं को छूती है। संप्रेषणीय मतलब सब तक पहुंचने वाली है, और भाव प्रधान है, उसमें भावों की बहुत ज़्यादा मात्रा है। मर्मांतक पीड़ा मतलब जो हमारे मर्म को, हमारे हृदय को छू लेती है, ऐसी पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। मतलब जो उनकी भाषा है, उनका जो कहानी कहने का, लिखने का जो ढंग है, वो हमारे हृदय की अंदर तक की गहराइयों को छू लेती है। अब जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ है बेटा संवदिया, उसका जो बारे में थोड़ा सा सार है कि संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी, मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हर गोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वालों के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। संवदिया। हर गोबिन को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हर गोबिंद बड़ी हवेली की ट्यूटी ड्योढ़ी पर पार कर अंदर गया। ट्यूटी ड्योढ़ी का मतलब टूटा हुआ दरवाजा। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हर गोविंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की बड़ी हवेली है। वहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। सूपा बेटे आपने शायद अपने घरों में अपनी दादी नानी या गांव में देखा होगा, जिससे अनाज साफ करते हैं, उसको छाछ भी कहते हैं। तो उसमें कूड़ा साफ करने के लिए गेहूं का उसका इस्तेमाल किया जाता है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हर गोबिंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, कहाँ जाती बेचारी। मतलब बेटे ये एक तरह से वो कहानी है कि गांव में जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है और किस तरह से घर परिवार वाले और गांव वाले भी उसका साथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ी बहुरिया है, उनके पति की डेथ हो गई है। उनकी डेथ के बाद बाकी भाइयों में झगड़ा होता है और वो अपनी सारी ज़मीन जायदाद बेच कर के जो अपने हिस्से की होती है शहर में चले जाते हैं। और बड़ी बहुरिया के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो भी हमारे घर की सदस्य है, कि उसका क्या होगा।
भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई थी। हर गोबिंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया, गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब ना दिया। हर गोबिंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हर गोबिंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह मुँह झोंसे निमोछिए। क्या करूं आकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी ही नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हर गोबिंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दखनी मोदाइन लाल मोदाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मुदाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हर गोबिंद से कहा, हर गोबिंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हर गोबिंद बड़ी बहुरिया की छल छलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हर गोबिंद की आंखें भी भर आईं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हर गोबिंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। बेटे, संवदिया एक तरह का जैसे यहाँ पोस्टमैन होता है, उसी तरह से पहले गांवों में कुछ लोग इस तरह का काम किया करते थे, क्योंकि पत्र वगैरह भेजने का सिस्टम नहीं था, लोगों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो मुँह ज़बानी ही अपना संदेश उस व्यक्ति को दे देते थे और वह व्यक्ति उनके गांवों में जाकर या जहां उनको संदेश देना होता था तो वो संदेश देकर आता था। तो यहाँ भी बड़ी बहुरिया जो है उसके द्वारा अपने मायके में अपनी माँ के पास संदेश भिजवाना चाहती है। और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए, किसके लिए? तो देखो बेटा कि हमारे समाज में एक औरत की पति के मरने के बाद क्या दुर्दशा होती है। पहले पढ़ी लिखी औरतें नहीं होती थी, कोई काम नहीं होता था, तो कहाँ से पैसे आएँ और कहाँ से उनको खाने को मिले। सब घर वाले भी उसका साथ छोड़ दिया करते थे। तो उस बेचारी के पास अब खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, तो वो यही कहती है कि मुझे मायके में कोई ले जाए, मतलब मायका जहाँ वो पैदा होती है वही उसके लिए इतने पराये हो जाते हैं कि उनसे उनको विनती करनी पड़ती है कि मुझे अपने घर में रख लो। वो घर भी अब उसका नहीं रह पाता। हर गोबिंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय
दो दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस हैं सब। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपये का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरी राह खर्च नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हर गोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हर गोविंद को देखती रही। हर गोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। हर गोविंद संवदिया संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है, न आगे नाथ न पीछे पघा। मतलब मुहावरा है बेटे, लोकोक्ति है कि जिसके कोई आगे पीछे ना हो, रिश्तेदार ना हो, कोई भाई बंद ना हो, तो वो व्यक्ति संवदिया बन जाता है। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हर गोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हर गोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुणा गीत को भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं दाढ़ी धरूं, हमारो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया। लोकगीत हैं बेटे जो इस तरह से गाँवों में गाए जाते हैं। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हर गोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहापुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कुड़ कर कहा, थाना बिहुपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हर गोविंद ने भांप लिया, यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है वहाँ वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी, थाना बिहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हर गोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। सुराज हुआ है मतलब स्वराज्य हुआ है, आज़ादी हुई है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसके आंखों के सामने उभर गया। हर गोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ? थाना बिहपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हर गोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है। कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौटे हुए गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। हर गोविंद का मन कलपने लगा।
तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जावेगी। किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हर गोबिंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है? अनिच्छापूर्वक हर गोबिंद ने गांव में प्रवेश किया। हर गोबिंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है। न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है, यानी कि बारिश हुई है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हर गोबिंद को नहीं पहचाना। हर गोबिंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हर गोबिंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हर गोबिंद कांपने लगा। उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छल छलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद, उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लगी की मतलब उनके पैर छुए। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा, क्या समाचार है? माई जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? ऐं? संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हर गोबिंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हर गोबिंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। या वहाँ अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं। जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही, सवांग नहीं है। यह बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यूं देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हर गोबिंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हर गोबिंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही हैं, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई देते नहीं। एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हर गोबिंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माई जी, पेट भर कर जलपान जो कर लिया। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हर गोबिंद ने कुछ नहीं खाया, खाया नहीं गया। संवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हर गोबिंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माई जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेज कर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है भाभी के बच्चों की जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हर गोबिंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर
उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डट कर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सका आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हर गोबिंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, रहा खर्च तो है? हर गोबिंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हर गोबिंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सका, और यदि चौन्नी नकली साबित हुई तो सैमापुर तक ही। बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो राम, नहरा को सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली, भाई रो मती यही कर्म की गति। अर्थात कि हे राम, अब जो नहर यानी कि मायके का जो सुख है वह सपना हो गया है। अब डोली जो है वो पिया के घर जा रही है, और कि रो मत, यही सबके कर्मों की यही गति है, मतलब यही रीति रिवाज है। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज आ रही थी, बैरगादी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हर गोबिंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हर गोबिंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर ही रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भरकर पानी पिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आह, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थीं। मैं बैठी रहा ताकती रहूंगी। 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं सह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी, हमरो संवाद ले जाहू रे संवदिया या। लेकिन यह कहाँ चला आया हर गोबिंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है, ये झोंपड़े हैं या हाथियों का झुंड।
ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूल कर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं। किससे पूछे? कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह कहाँ खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर? हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भौंपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा। वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छू कर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो, एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो। हाँ, पियो पियो। हरगोविंद होश में आया। बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ। तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। तो देखा बेटा, ये हमारी कहानी यहाँ पर पूरी होती है। आप सोच सकते हैं कि पहले और अब वाले समाज में कितना अंतर आ चुका है औरतों की दशा में। हालांकि पूरी तरह से हम अब भी ये नहीं कह सकते कि औरतों की दशा बहुत ज़्यादा सुधर गई है, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर आ गया है। लड़कियां पढ़ने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं और उनमें अपना भला बुरा सोचने की क्षमता पैदा हो गई है। क्योंकि कितनी बुरी बात है कि चाहे खाने को ना हो किसी औरत के पास, लेकिन शर्म और लिहाज के कारण कि एक बार मेरी शादी जहाँ हो गई, अब मैं वहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे भूखों मर जाऊँ। तो एक इंसान के साथ ये ज़्यादती है। जहाँ वह पैदा होती है उस घर पर भी उसको पूरा अधिकार होना चाहिए कि अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वह वहाँ जाकर अपने घर में पहले की तरह से रह सके। तो अब धीरे धीरे कानून बदल रहे हैं। कानून औरतों को उनके अधिकार दिला रहा है। तो इसी लेकिन हमें यह बेटे देखो एहसास होता है कि कितना अंतर होता है शिक्षा के आ जाने से। तो इसलिए जितनी ज़्यादा शिक्षा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जितनी अच्छी शिक्षा वह ग्रहण करेगा उतना ही जल्दी हमारा समाज सुधरेगा। धन्यवाद।